अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आज के प्रोग्राम में बहुत सी खबरें, बहुत से मामलात आपके सामने रखेंगे। बिलखुसूस वो खबरें जो छुपाई जाती हैं हम आपके सामने लेकर आएंगे। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़रीद आलम, और इसके साथ साथ कराची से ही वहीद राजपर भी हमें ज्वाइन करेंगे। मुल्तान से मोहम्मद आसिफ हैं, इस्लामाबाद से सैयद नवीद जमाल, इस्लामाबाद से ही इकराम होती, और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सुहेल इकबाल भट्टी साहब। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में जो सबसे पहले जिस मामले पे हम बात करेंगे वो कराची में इंतहाई अहम मामला है, और अदालत की जानिब से कराची में नए वाटर कनेक्शंस पे पाबंदी है। लेकिन यहाँ फरीद, आपकी खबर है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान ने कवायद के खिलाफ और फिर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए बिल्डर्स को खिलाफ कानून नए कनेक्शंस दे दिए हैं। कितने अफसरान हैं ये, कैसे दे दिए गए ये? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट और वाटर कमीशन ने कराची के अंदर पानी के नए ज़राए आने तक बिल्डर्स को पानी के नए कनेक्शन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर रखी है। 2016 से लेकर 2018 के दरमियान में ये पाबंदी लगाई गई, और इस दौरान जो है महकमा रेवेन्यू और इलाकाई एक्सचेंज जो वाटर बोर्ड के इन्होंने मिली भगत कर दर्जनों की तादाद में ऐसे कनेक्शन हैं जो बिल्डर को दिए, जिनका रिकॉर्ड ही वाटर बोर्ड के अंदर मौजूद नहीं है। क्योंकि ये एनओसी जारी नहीं कर सकते थे वाटर कमीशन की पाबंदी के बाद, तो इन्होंने इलाकाई एक्सचेंज, अपने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और महकमा रेवेन्यू के एक अफसरान का एक टोला है जो तवील अरसे से ये इन मामलों को देख रहा है। साबिक एमडी वाटर बोर्ड के दौर के अंदर ये कनेक्शन लगाए गए, जिसका इंकिशाफ मुतअद्दिद मरतबा मीडिया की जानिब से भी किया गया। हमारी बात भी हुई एमडी वाटर बोर्ड से, डीएमडी वाटर बोर्ड से और महकमा रेवेन्यू के अफसरान से कि ये शहर में जो पाबंदी लगी हुई है पानी की, इसके बावजूद 2 साल के दौरान सैकड़ों की तादाद में बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उनको पानी कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि वो पानी जो है वाटर हाइड्रेंट से तो नहीं ले सकते, कमर्शियल रेट्स के ऊपर इतना महंगा पानी है कि वो बिल्डिंग बना ही नहीं सकते, तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? फिर हमने उनको कई जगहों पे निशानदेही की कि देखें इस बिल्डर ने कनेक्शन लगा लिया, इस बिल्डर ने कनेक्शन लगा लिया, आप इसको रोकें। तो ये बोलते थे हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद एक अभी वाटर बोर्ड के खिलाफ जो है चंद दिन पहले आबाद की जानिब से भी एक रैली निकाली गई जो कि पानी के कनेक्शन के पाबंदी के खिलाफ थी। जबकि पानी का कनेक्शन पे पाबंदी तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, लेकिन बिल्डर्स की जानिब से जब ये रैली निकाली गई तो इसकी भी दर पर्दा जो सरपरस्ती है वाटर बोर्ड के उसी अफसरान के एक टोले ने की है जो शहर के अंदर पानी के गैर कानूनी कनेक्शन लगा रहा है। इस वक्त शहर में पानी की मौजूदा सूरत हाल ये है कि लोगों को एक गिलास पानी भी नसीब नहीं है। सईद गनी साहब ने भी उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि बिल्डर से कि आप ये जो रैली निकाल लें, पाबंदी तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, तो आप ये रैली किसके खिलाफ निकाल लें? वाटर बोर्ड के खिलाफ निकाल लें या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ निकाल लें? इसके अलावा जब ये मामला चल रहे थे, इस दौरान एंटी करप्शन की जानिब से भी वाटर कनेक्शन के ऊपर तहकीकात की जा रही थी। अभी चंद दिन पहले एंटी करप्शन ने नॉर्थ कराची के अंदर कई कनेक्शन पकड़े हैं जिनको वाटर बोर्ड के अफसरान ने मिलकर गैरकानूनी तौर पर बिल्डर्स को दिया, और उसका कोई रिकॉर्ड वाटर बोर्ड के दफ्तर में मौजूद नहीं है, उनके रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है कि इस बिल्डर को कनेक्शन लगा। इसके अलावा सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िबाद, गुलिस्तान जौहर, PCHS, महमूदाबाद में दर्जनों ऐसी इमारतें हैं जिसके अंदर गैरकानूनी कनेक्शन लगाए गए हैं। महकमा रेवेन्यू के अफसरान गुज़िश्ता दिनों जब हम ये 1 महीने पहले ये बिल्डर्स को कनेक्शन देना चाह रहे थे वाटर बोर्ड, तो हमने उस पर एक प्रोग्राम में अपनी खबर दी थी कि वाटर बोर्ड ने जो है बिल्डर्स को एनओसी देने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर लिए। ताहम जब हमने इस खबर को शाया किया और लोगों को बताया कि वाटर बोर्ड ये करने जा रहा है, तो उन्होंने इस अमल को रोक दिया। उस दौरान भी वाटर बोर्ड के जो साबिक डीएमडी रेवेन्यू थे उनके पास एक लिस्ट थी जिसके अंदर तकरीबन 150 के करीब प्रोजेक्ट थे जिनको वो कनेक्शन देना चाहते थे। अब वही 150 कनेक्शन है जो जिनकी तहकीकात की जाए तो उसके अंदर से दर्जनों ऐसे कनेक्शन निकलेंगे जो गैरकानूनी तौर पर बिल्डर ले चुके हैं। अब उनको असल में मामला यह है कि वो कनेक्शन पकड़े जाने का खौफ है, तो वो एनओसीज के लिए दबाव डालने के एनओसीज दे के उनको रेगुलर करा लिया जाए। इसी तरह भी पिछले गुज़िश्ता साल जब हम ये बात कर रहे थे कि शहर में कनेक्शन लगाए जाने पाबंदी के बावजूद, इसी दौरान गुलशन इकबाल 13D3 और 13D2 के अंदर 3 कराची के जो बड़े मशहूर बिल्डर हैं उनकी इमारतों के अंदर गैरकानूनी पानी के कनेक्शन लगाए गए, जिसकी इत्तला तहरीरी तौर पे उस इलाके के यूसी चेयरमैन अदनान अहमद ने जो है वाटर बोर्ड के साबिक एमडी को दी। लेकिन एमडी वाटर बोर्ड ने उन बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उस दरख्वास्त को, उस शिकायत को जो उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। वो कनेक्शन 2 साल से लगे हुए, 2 साल से उस बिल्डर ने पानी के बिल की अदायगी नहीं की और वो कनेक्शन इस्तेमाल कर रहा है।
इसी तरह उसी ने जब इस चीज़ का फायदा उठाने के बाद चंद रोज पहले इसी बिल्डर ने पानी की साथ साथ सेवरेज का भी एक कनेक्शन अपना गैरकानूनी लेने की कोशिश की, जिसे मौके पे पहुंच के वहां की आवाम ने और यूसी चेयरमैन ने पकड़ा। जब उस यूसी चेयरमैन ने उससे पूछा कि भाई आप ये सेवरेज का कनेक्शन 300 फ्लैट हैं आपके, 400 फ्लैट हैं, आप 12 इंच की लाइन में ये कनेक्शन मिला रहे हो, तो आपको परमिशन किसने दी है? तो उसके पास वाटर बोर्ड की जानिब से परमिशन मौजूद नहीं थी, जिस पर वो काम रोका। मौजूदा एमडी वाटर बोर्ड को इत्तला दी गई कि बिल्डर गैर कानूनी सेवरेज का कनेक्शन मिला रहा है, 12 इंच की लाइन में 400 फ्लैट्स का ये कनेक्शन मिला रहा है और इसके पास परमिशन नहीं है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब ये सब मामला चल ही रहे थे तो इस दौरान एंटी करप्शन की जानिब से भी तहकीकात की जा रही थी। अभी एंटी करप्शन ने जो है मुकम्मल तौर पे मामला को पकड़ लिया है और ये चीज साबित हो गई है कि वाटर बोर्ड के अफसरान और इलाकाई एक्सटीएन ने मिलकर ये कनेक्शन लगाए हैं और इसके मद में जो है वाटर बोर्ड को रेवेन्यू की मद में करोड़ों रुपए का खसारा गुज़िश्ता 2 साल से दिया जा रहा है। शहर में दर्जनों की तादाद में गैर कानूनी कनेक्शन लगे हुए हैं, जिसका कटना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटी करप्शन ने सबूत तो हासिल कर ली है। क्या इसमें यह भी पता चल सके कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने बाज़ाब्ता एमडी या उनकी जो टॉप हिरारकी थी उनकी मंजूरी के तहत ये बिल्डिंग्स को नए कनेक्शन मिले, या निचले अमले ने मिली भगत करके खिलाफ ज़ाब्ता खामोशी के साथ इलीगल वे में ये कनेक्शंस दिए? इसका एक्चुअल स्टेटस क्या है और एंटी करप्शन की जानिब से कब तक तहकीकात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी? जी, मौजूदा एमडी तो इस चीज से बिल्कुल बाखबर है, क्योंकि वाटर बोर्ड, रेवेन्यू और इनके जो इलाकाई एक्सीएन और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ये सब मिलकर ये काम करते हैं। मौजूदा एमडी को इस चीज से बिल्कुल लाइल्म रखा जाता है, लेकिन साबिक एमडी के इल्म में सारी बातें थी कि ये कनेक्शन लगाए जा रहे हैं और वो इसके लिए मुकम्मल खामोश रहे और मुकम्मल तौर पर सरपरस्ती करते रहे। एंटी करप्शन ने अभी तहकीकात जो है तकरीबन 4-5 महीने से वो तहकीकात कर रहा है। अभी उन्होंने कुछ कनेक्शन पकड़े हैं, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी तहकीकात कब मुकम्मल होगी। वाटर बोर्ड के मौजूदा एमडी क्योंकि बहुत शरीफ आदमी है, उनको तो बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया। रेवेन्यू के जो साबिक डीएमडी थे वो मुसलसल इस कोशिशों में थे कि किसी भी तरह से वाटर बोर्ड जो है पानी की एनओसियां जारी कर दे। देखिए, पानी की एनओसियां जारी करने का मकसद ये है कि शहरियों को पानी की बूंद बूंद से तरसा दिया जाए। पानी इस वक्त शहर में मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ में सैकड़ों कसीरुल मंजिला इमारतें बन रही हैं। हमारी जब आवाज ने ये रैली निकाली कि आप पानी के कनेक्शन के लिए रैली निकाले, फरीद बड़ा डिटेल आपने बताया है। एक जानिब अदालती हुक्म है कि नए वाटर कनेक्शन उस वक्त तक ना दिए जाएं जब तक कराची में पानी का मसला हल नहीं हो जाता, पानी के नए जराए सामने नहीं आ जाते। लेकिन दूसरी जानिब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हुक्काम मिली भगत से बिल्डर्स को ये कनेक्शंस दे रहे हैं। एक और इंतहाई अहम मामला है, भट्टी साहब आपकी तरफ आऊँगा। एंग्रो एलएनजी टर्मिनल और अब इसके खिलाफ नैब की जो तहकीकात हैं उनका दायरा कार वसी कर दिया गया है। ये लाइसेंस जब दिया गया एंग्रो को, भट्टी साहब, उस वक्त जो लोग मौजूद थे उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई होगी? और इसके साथ साथ ओगरा का इसमें जाहिर मेन किरदार है, तो ओगरा की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट उस वक्त मौजूद थी, क्या उस पर भी शक की निगाह जा रही है? फैसल, देखिए, एंग्रो एलएनजी टर्मिनल की तहकीकात 2015 में किया था। उस वक्त तहकीकात काफी हद तक कंप्लीट भी कर ली गई थी, लेकिन फिर हमने देखा कि उस वक्त के वजीर पेट्रोलियम शाहिद खान अब्बासी साहब ने साबिक चेयरमैन नैब कमर ज़मान चौधरी से दरखास्त की थी कि वो अपनी डीजी नैब कराची की टीम को जिस सारे मामले की तहकीकात कर रही थी वो उनको ब्रीफिंग देना चाहते हैं। उन डीजी नैब कराची के सरबराही में उनकी खसूसी टीम PSO हाउस इस्लामाबाद पहुंची थी, जहां पर 2 रोज तक शाहिद खान अब्बासी साहब की जानिब से उन्हें ब्रीफिंग दी गई थी और उसके बाद इस इंक्वायरी को डंप कर दिया गया। जो इब्तदाई तौर के ऊपर इंक्वायरी मुकम्मल की गई थी उसके अंदर वाज़े तौर के ऊपर 7 से ज्यादा अफसरान को जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसके अंदर साबिक वजीर पेट्रोलियम शाहिद खान अब्बासी साहब का नाम भी शामिल था। और कहा गया था कि कौमी खजाने को आइंदा 15 सालों के दौरान 100 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचने का खदशा है इस टर्मिनल के मंसूबे के नतीजे में। ताहम उसके बाद ये इंक्वायरी बंद की गई और दोबारा नैब ने ही इस इंक्वायरी को दिसंबर 2017 में दोबारा ओपन किया। इसकी तहकीकात जारी थी, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, इनकी पेट्रोलियम डिवीजन, उसके साथ इंटरस्टेट गैस सिस्टम, PSO और एंग्रो एलएनजी टर्मिनल कंपनी के हुकाम इसके अंदर सारे उनकी से तहकीकात की जा रही थी। लेकिन अब नैब रावलपिंडी ने भी इस मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया है। एक जनिब नैब कराची इस मामले को देख रहा है, तो इसी केस के कुछ मामलात को नैब रावलपिंडी ने इसकी तहकीकात का आगाज किया, चूंकि नैब रावलपिंडी को कुछ नए शवाहिद मिले थे अपनी दरखास्त के हमरा, जिसके तहत नैब रावलपिंडी ने एंग्रो एलएनजी टर्मिनल के अंदर इंक्वायरी का दायरा कार वसी करते हुए इस सारे मामले के अंदर ओगरा का क्या किरदार था, क्योंकि जो लाइसेंस था ओगरा की जानिब से जारी किया गया था और उसके साथ जब ये लाइसेंस का इजरा हो रहा था
उस वक्त ओगरा की जानिब से कुछ अफसरान ने इस मामले के अंदर जो कुछ कवानीन की खिलाफ वर्जियां हो रही थी, कुछ कवायद के ऊपर रिलैक्सेशन दी जा रही थी, उसको पॉइंट आउट किया था। लेकिन उस वक्त तमाम चीजों को साइडलाइन करते हुए अल्टीमेटली ये लाइसेंस जारी कर दिया गया था, जिसके नतीजे में जब नैब रावलपिंडी को ये तमाम तर सबूत एक दरखास्त के साथ जमा करवाए गए तो नैब रावलपिंडी ने ओगरा के किरदार के हवाले से इस तहकीकात का दायरा कार वसी किया है। नैब रावलपिंडी के इस नोटिस के मुताबिक, उस खत की कॉपी के मुताबिक जो बाखबर सुबह प्रोग्राम को मसूल हुआ है, उसके मुताबिक नैब ने ओगरा से पूछा है कि 2013 से ऑनवर्ड अब तक जितने अफसरान, जितने लोग चेयरमैन ओगरा के ओहदे पर तैनात रहे हैं, उनकी मुकम्मल तफसीलात नैब रावलपिंडी को फराहम की जाए। उसके साथ ये भी कहा गया कि ओगरा ने एंग्रो के LNG टर्मिनल को जब लाइसेंस देना था, उस लाइसेंस के इजरात से मुतल्लिक जितनी मीटिंग्स हुई, उन मीटिंग्स के मिनट्स और जो डिसीजन थे वो भी तफसील के साथ नैब रावलपिंडी को अरसाल किए जाए। नैब को इस हवाले से भी शिकायत मौसूल हुई थी कि LNG को पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दर्जा नहीं दिया जा सकता और इसके पसे पर्दा क्या मुहर्रिकात थे। जब ओगरा ऑर्डिनेंस में इसकी प्रोविजन नहीं थी तो ओगरा ऑर्डिनेंस में पार्लियामेंट से जाकर तरमीम करवाना चाहिए थी, लेकिन ये तरमीम नहीं करवाई गई और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस 1961 के तहत इसकी कीमत का ओगरा से तयन करवाया जाता है। तो इस मामले की भी नैब रावलपिंडी ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। शाहिद खान अब्बासी साहब को भी पहले से शामिल तफ्तीश किया जा चुका है। अब नई डेवलपमेंट यही हुई है कि चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल साहिबा को और माजी के 2013 से ऑनवर्ड जितने चेयरमैन मेंबरान तैनात रहे जिन्होंने एंग्रो LNG कंपनी को लाइसेंस जारी करने के हवाले से किरदार अदा किया, उनकी तफसीलात भी तलब की गई हैं और उसके साथ साथ उज़्मा आदिल साहिबा की तैनाती से मुतल्लिक भी बहुत बड़ा केस है, टेस्ट केस है नैब रावलपिंडी के लिए और नैब कराची के लिए, क्योंकि ये वाहिद शायद स्कैंडल होगा जिसकी एक मरतबा तहकीकात बाज़ाब्ता तौर पर बंद की गई और फिर उसके बाद दोबारा ओपन की गई कि ये मुल्की तरीका एक बड़ा स्कैंडल इसको करार दिया जा रहा था कि खिलाफ ज़ाब्ता इसके अंदर इसके कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया। साबिक वजीर पेट्रोलियम शाहिद खान अब्बासी ने इंटरस्टेट गैस सिस्टम ने कवायद ज़वाबित को रिलैक्स करते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था और ओगरा के ऊपर भी अब बात आ रही है कि ओगरा ने भी इसके अंदर कुछ गफलत का मुजाहरा किया था, जिसके रोल को अब नैब तयन करने जा रहा है। पाकिस्तान में LNG का जिक्र करें तो किसी भी जाविये से आप इस मामले को देखें, शाहिद खान अब्बासी साहब का नाम इससे एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, किसी न किसी तरीके से जुड़ ही रहा होता है। लेकिन ये नैब की तहकीकात और ये कार्रवाई और बिलखुसूस उज़्मा आदिल साहिबा, जिनका दौर बहुत से लोग नाक़दीन उनके ये कहते हैं कि खासा मुश्किल तरीन दौर रहा ओगरा का, कार्रवाई का नतीजा इनके खिलाफ क्या कुछ हो सकता है, इससे मुतालिक भी कुछ इल्म हुआ? देखिए, अल्टीमेटली नैब रावलपिंडी ने पहले तो ये जायजा लेना है कि जो उनकी पर्सनल फाइल तलब की गई वो उनकी तैनाती से मुतल्लिक है। जहां तक एंग्रो LNG टर्मिनल के लिए लाइसेंस जारी करने का मामला है, वो उस वक्त उज़्मा आदिल साहिबा बतौर चेयरपर्सन ओगरा में तैनात नहीं हुई थी, तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। नैब रावलपिंडी को मेरे ख्याल में इस केस को एंग्रो LNG टर्मिनल की इंक्वायरी से अलग करना होगा। अगर तैनाती का मामला है तो तैनाती वफाकी हुकूमत ने की थी, वफाकी हुकूमत ने उसमें सारे क्या प्रोसीजर्स को फॉलो किया था या नहीं किया था, उसका अलग से डिटरमिन करना होगा नैब रावलपिंडी को। जहां तक एंग्रो के LNG टर्मिनल को लाइसेंस देने का मामला है, क्या उसके अंदर ओगरा के रूल्स को, ओगरा के कानून को फॉलो किया गया या नहीं किया गया, अगर उसके अंदर बेजाब्तियां पाई गई तो फिर उस सूरत के अंदर नैब रावलपिंडी ना सिर्फ साबका जो चेयरमैन थे, जो मेंबर्स थे, जिनकी अथॉरिटी की जिम्मेदारी थी कि कानून और कवायद के मुताबिक लाइसेंस का इजरा होना चाहिए, फिर ये कार्रवाई उनके खिलाफ बनेगी। ठीक है, हालिया भट्टी साहब एक फैसला ताउल कासमी साहब का भी आया था जिसमें उन्हें तनख्वाहें और वो पैसे जो सरकार के खजाने से उन्होंने लिए थे वो वापस करने की हिदायत भी अदालत की जानिब से की गई थी। देखते हैं उज़्मा आदिल साहिबा के मामले में क्या होता है। मोहम्मद आसिफ मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं और FBR ने बड़े टैक्स नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। आसिफ बताइएगा, ये जो बड़े टैक्स नादहिंदगान हैं कितने लोग हैं, कितनी मालियत के पैसे सरकार के अभी इनके ज़िम्मे हैं जो टैक्स इन्होंने अदा नहीं किया, और इनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर कब तक मुकम्मल कर ली जाएगी ये कार्रवाई? जी बिल्कुल, ये 13 से जायद जो लोग हैं जिनमें तालीमी इदारे भी हैं, प्राइवेट इदारे भी हैं,
टेक्सटाइल मिल्स हैं, जो इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी हैं, ये 13 से ज्यादा जो लोग हैं, इदारे बनते हैं जिनके खिलाफ एक लिस्ट तैयार की है रीजनल टैक्स ऑफिस FBR ने और इस्लामाबाद हेड ऑफिस को भिजवाई है, जिसमें ये कहा गया है कि इनके खिलाफ जो जल्द से जल्द कार्रवाई की हमें एक वो इजाजत दी जाए, ताकि हम जो बहुत बड़ा जो टैक्स अरबों रुपए का ये टैक्स बनता है इसको रिकवर किया जाए। अगर इन इदारों की बात की जाए तो सरकारी इदारा मैप्को है जो सबसे बड़ा टैक्स डिफॉल्टर है, जिसका 1 अरब और 14 करोड़ के करीब रुपया है जो अभी तक उन्होंने टैक्स नहीं दिया। इसके अलावा ताजरों की बात की जाए, अराई टेक्सटाइल मिल्स है, अल हबीब बैंक है जो अभी तक ये अल हबीब बैंक लिमिटेड प्राइवेट जो बैंक है मुल्तान ब्रांच का, इन्होंने भी अभी तक जो टैक्स है वो नहीं दिया और इनका 88 करोड़ से ज्यादा जो टैक्स बनता है इन्होंने अभी तक टैक्स नहीं दिया। दूसरी जानब FBR रीजनल टैक्स ऑफिसर उनका यही कहना है कि इस टैक्स डिफॉल्टर में जितने लोग हैं 13 से ज्यादा ये इदारे बनते हैं जिनमें तालीमी इदारे भी है, बैंक भी है और इनको बहुत जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनको एक जो जैसे ही हेड ऑफिस से इजाजत मिलती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानब हमारे जराये के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो टैक्स नादहिंदगान जो टैक्स वसूल करने में नाकाम अफसरान रहे हैं, जिन्होंने कौमी खजाने को अपने मफादात के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, उनका भी नाम बदलवाया गया है, जिनमें जो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू है, इसके अलावा एडिशनल कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, ऑडिट ऑफिसर है और इसके बाद इंस्पेक्टर है जो FBR के जराये के मुताबिक उनका यही कहना है कि इनके नाम भी बदलवाए गए हैं क्योंकि इन्होंने अपने मफादात के लिए जो कौमी खजाना है इसको बहुत बड़ी एक नुकसान पहुंचाया है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। FBR की जानिब से किसी किस्म की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर ये कार्रवाई की जाती है, मुल्तान सिर्फ शहर में कार्रवाई की जाए तो 50 अरब से जायद जो 50 से 60 अरब से जायद का जो रुपए है वो कौमी खजाने में जमा करवाए जा सकते हैं और एक अच्छा मोहम्मद आसिफ ये बताइए कि आजकल FBR टैक्स रेट में इजाफे के लिए काफी मुतहर्रिक दिखाई देता है, जिसकी वजह से रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान भी काफी कार्रवाइयां कर रहा है। जो बड़े टैक्स नादहिंदगान हैं इनसे वसूली करने के लिए कोई इनको हतमी डेडलाइन दी गई है, कोई इनको नोटिस दिया गया है जिसके मुताबिक आपने उस टाइम के अंदर मतलूबा रकम FBR में जमा करवानी है? जी बिल्कुल, इन्होंने जो लिस्ट तैयार की है उनमें सबसे पहले यही इजाजत मांगी है हेड ऑफिस से। दूसरी जानब जराये का यही कहना है कि इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है तमाम जो ये सनतकार है, ताजिर है या टेक्सटाइल मिल के मालिकान है, उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि बहुत जल्द आप टैक्स जमा करवाएं वरना FBR की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक जैसे ही हेड ऑफिस इस्लामाबाद की जानिब से इनको इजाजत मिलेगी तो उसके बाद ही बताया जा रहा है कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई इन जो 13 लोग हैं जिनकी लिस्ट तैयार की गई है इनके खिलाफ। लेकिन जराये का यही बताना है कि FBR का कहना है कि बहुत जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी अच्छा, सिर्फ कार्रवाई तो यकीनी तौर पर FBR करेगा, लेकिन जिन अफसरान की जिम्मेदारी थी माजी में टैक्स कलेक्शन करने की और उन्होंने इस मामले से अपनी जो जिम्मेदारी थी पूरी नहीं की, तो क्या रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान के उन अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ भी कोई कार्रवाई शुरू की गई है FBR की जानिब से, या उन्हें कोई शोकाज नोटिस किए गए हैं कि आपने माजी के अंदर इन बड़े टैक्स पेयर यूनिट से आपने कलेक्शन नहीं की? जी बिल्कुल, उनका नाम जो मैंने आपको बताया जैसे कि जो कमिश्नर लैंड रेवेन्यू है, एडिशनल कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर, ऑडिट ऑफिसर, इनके नाम भी टैक्स जो लिस्ट में शामिल करके ऊपर भिजवा दिए गए हैं और जो कार्रवाई का कहना यही है कि रीजनल ऑफिस से नहीं, ये हेड ऑफिस की जानिब से कार्रवाई की जाएगी और इस्लामाबाद से ही इनको तमाम जो नोटिस जारी किए जाएंगे। लेकिन ताहाल अभी तक जो जराये का यही कहना है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ, आप मुझे हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे। जो बड़े टैक्स नादहिंदा हैं उनकी जानिब से उनके खिलाफ अब FBR कार्रवाई करने जा रहा है, नोटिस उनको भेज दिए गए हैं। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दीगर खबरें और मामला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान ज़राई तहकीकाती काउंसिल और अब नेशनल फूड सिक्योरिटी ने
वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने चार्जशीट इनको दे दी है। चार्जशीट में दर्ज क्या है और जो पैसे जो ग्रांट इनको मिलनी थी उसका क्या बना? फैसल, अपने प्रोग्राम में मुसलसल हमने ये मामला टेकअप कर रहे थे कि वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने माजी के अंदर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के ऊपर जो मतलूबा उन्हें तवज्जो देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। वहाँ पर अकबर परवी और सियासी मुदाखलत के नतीजे में ये इदारा तबाह होकर रह गया है। जो इस इदारे का असल मैंडेट के मुताबिक काम था, ज़री शोबे के अंदर ज़री तहकीक को फ़रोग देना और किसानों को मुआवनत करना ताकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ अजनास की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा किया जा सके, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये इदारा अपने मैंडेट से हट चुका है और स्पेशली गुज़श्ता 2 से 3 सालों के दौरान ये इदारा तकरीबन तबाही के दहाने के पहुंच चुका है और जो तहकीकाती सरगर्मियाँ थी वो तकरीबन ख़त्म होकर रह गई हैं। ये हम तो ये बात कर ही रहे थे, लेकिन अब वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल को चार्जशीट कर दिया है। जो एक वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से ख़त लिखा गया जिसकी कॉपी हमें मौसूल हुई है, अगर उसको पढ़ा जाए तो बिल्कुल लगता है कि PARC एक सफ़ेद हाथी बन चुका है जिसका मकसद ये था कि हमने ज़री शोबे के अंदर तहकीक को फ़रोग देना है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुलाजमीन की तनख्वाहों और उनकी अपनी मराहत के लिए जो इस PRC का जो 97% बजट है, फंड्स हैं, वो उनकी तनख्वाहों और उनकी मराहत के ऊपर खर्च हो रहा है और बहुत हैरानकुन और परेशान कुन सूरत हाल है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी के इस खत के मुताबिक। इसमें कहा गया जी बुनियादी तौर पर मामला यह था कि PRC ने मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी से दरखास्त की थी कि उन्हें 1 अरब 32 करोड़ रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की जाए, जो इस ग्रांट के जरिए उन्होंने अपने मुलाजमीन की इजाफी फंड्स का जो मकसद था उनकी तनख्वाहों और हाउस सीलिंग में इजाफा हुआ था वो उसको मीट करने के लिए ये मांगे गए थे। ताहम वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने 1 अरब 32 करोड़ रुपए देने से दो टोक इनकार कर दिया और अपने खत के अंदर वाज़े तौर के ऊपर उन्होंने लिखा है कि जो सारे मामलात आप जिस तरीके से रन कर रहे हैं, PRC का जो मैंडेट था उसके मुताबिक आप तहकीक नहीं कर रहे, आप रिसर्च नहीं कर रहे और PRC का बजट का 97% मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन पर खर्च हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से PRC को यह हिदायत की गई है कि आप फौरी तौर के ऊपर अपने जो तहकीकाती सरगर्मियां थी उसको तेज करें और उसके साथ अब तक जो आपने काम किया है उसकी एक फोरेंसिक ऑडिट करवा के जो आपके अखराजात हैं उसका भी फोरेंसिक ऑडिट करवा के रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी को पेश की जाए। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी इन अमूर के ऊपर आगाह किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने भी इन मामलात के हवाले से बहुत ज्यादा तशवीश का इजहार किया है। वजारत नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी ने PRC को और उनके चेयरमैन को इस बात से आगाह किया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कम अज कम बजट के अंदर PRC को हिदायत की है कि वो अपनी रिसर्च की एक्टिविटीज जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। इसके साथ PRC को वाजे कर दिया गया है कि अगर आपको पहले फोरेंसिक ऑडिट होगा, ठोस स्क्रूटनी होगी और उसके बाद सप्लीमेंट्री ग्रांट की दरखास्त दी जाए, फिर देखा जाएगा कि PRC सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए डिजर्व करती है या नहीं। सबसे पहले आप अपना बुनियादी काम करें, जो रिसर्च से मुतल्लिक था वो आप काम नहीं करें। हमने अपने प्रोग्राम में मामला टेकअप किया था कि जब इदारे के सरबराह की तकर्री मुतनाज़ हो जाए, जब उसके नीचे तैनात होने वाले अफसरान को खिलाफ ज़ाब्ता खिलाफ कानून तरक्कियां मिलने शुरू हो जाएं और साइंसदान और अफसरान आपस में बाहमी तौर के पर दस्तो गिरबाह हो जाएं, मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाए, FIR का इंदराज होने लगा हो और जो साबिक वफाकी वजीर थे उनके मातहत उनके साथ प्राइवेट सेक्टर के तौर पर काम करने वाले अफराद को PRC के अंदर डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात कर दिया जाए तो फिर यकीनी तौर के ऊपर रिसर्च का काम भी मुतासिर होगा और फिर PRC को इस किस्म की चार्जशीट यकीनी तौर पर होगी। प्राइम मिनिस्टर के जो कंप्लेंट सेल है उसकी हिदायत के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी को हिदायत की गई थी कि खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रियों की इंक्वायरी की जाए। स्पेशली जो डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद सलीम की तकर्री की गई जो कि प्राइवेट सेक्टर के तौर के ऊपर साबिक वजीर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी सिकंदर बोसन के साथ काम करते थे कि उनकी तकर्री कैसे हो गई, इस मामले की तहकीकात की जाए। वहां पर भी टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। देखना होगा हतमी तहकीकात के अंदर उसका मामला क्या था। उसके बाद सबसे बढ़कर जो मुतनाज़ा तकर्री हो चुकी है चेयरमैन डॉक्टर यूसुफ जफर साहब की, जिनकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन फिनांस डिवीजन अपने वजाहती नोट के अंदर वाजे कर चुका है कि MP1 स्केल के मुताबिक इनिशियल अपॉइंटमेंट 2 साल के लिए हो सकती है। डॉक्टर यूसुफ जफर साहब की मुद्दत मुलाजमत अक्टूबर 2018 में पूरी हो चुकी है, लेकिन वो उधर छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए कि वो माजी के अंदर MP पॉलिसी के बरक्स उन्होंने अपने तकर्री उनकी जो तैनाती का नोटिफिकेशन था वो 3 साल के लिए किया गया था। एक जानिब तो ये मामलात है जो टॉप टू डाउन अपॉइंटमेंट तकर्रियों अपनी कुर्सी को बचाने की वजह से खींचातानी जारी है, जिसकी वजह से PRC के अंदर तमाम तहकीक का काम बुरी तरह से मुतासिर नहीं बल्कि तबाह हो चुका है। इसके साथ जो हमें कुछ मजीद तफसीलात जारी हुई, RADP के फंड्स थे
उसके अंदर रिसर्च होनी थी, रिसर्च नहीं की जाती, वो हर साल लैप्स हो जाते हैं। उसके बाद जो पीआरसी के साइंटिस्ट हैं उनको स्पेशल तनख्वाह दी जाती है। स्पेशल तनख्वाह के अलावा रिसर्च अलाउंस की मद में 30% उन्हें इजाफी अदायगी की जाती है। उसके बाद एक एडिशनल स्पेशल रिसर्च अलाउंस 20% वो अदा किया जाता है। मराहत की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ तहकीक के हवाले से चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर पीआरसी बुरी तरह से तबाह हो चुका है, अकबर परवी की वहां पर बहुत सी मिसालें मिलती हैं जिसकी वजह से इजाफी तनख्वाहें मराहत साइंटिस्ट को मिलने के बावजूद रिसर्च का काम नहीं हो रहा। हैरान कुन तौर के ऊपर जो एडिशनल स्पेशल रिसर्च अलाउंस है, अब्बास साहब इंतजामी ओहदों पर तैनात अफसरान भी ये लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और मिनिस्टर साइंस एंड मिनिस्टर नेशनल फूड सिक्योरिटी साहबजादा महबूब साहब को इन मामलात को देखना होगा, वरना हमारा यहाँ ज़राअत का शोबा भी तबाही से दो चार है। अगर उसमें हमने बेहतरी लानी है तो सबसे पहले पीआरसी को उसके मैंडेट के मुताबिक उसके अपने पांव पर खड़ा करना होगा। ठीक बटी साहब, जिस तरह मराहत आप गिनवा रहे हैं इनकी पीआरसी के मुलाजमीन की, ये मराहत वैसी इनको मिल रही है जिस तरह आवाम के लिए टैक्सेस होते हैं बिजली के बिल में पै दर पे, और हर चीज़ का इन्हें अलाउंस एक एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। वहीद राजपुर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद, आपकी खबर है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची में कोई 28 बिल्डर्स हैं, 28 जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनको गैर कानूनी करार दे दिया है। लेकिन सवाल आपसे ये है कि जब ये हाउसिंग स्कीम्स या हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही थी तो उस वक्त इनको एनओसी किसने दिया था, ये तामीर कैसे होगी आज जिन्हें गैर कानूनी करार दिया जा रहा है? देखें फैसल साहब, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची की जो 28 हाउसिंग स्कीमें हैं उनको जो है गैर कानूनी करार दिया है। मेन जो इनका जो एतराज़ है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इन 28 हाउसिंग स्कीम पे कि इन्होंने जो है नक्शे भी पास नहीं करवाए हैं, एनओसी भी हमसे नहीं ली है। मेन एतराज़ यही है जो आपका सवाल है। तो इन्होंने तमाम जो ये 28 बिल्डर्स हैं या हाउसिंग स्कीम हैं जो इनको गैर कानून करार दे दिया है। ये मेन सुपर हाईवे पे बने हुए हैं, मलीर, गड्डा, मंगो पीर, जो जहाँ पर अभी नई आबादी कराची की मुंतकिल हो रही है, जैसे बड़े बड़े हाउसिंग स्कीमें वहाँ पर तामीर हो रही हैं। तो मेन इनका एतराज़ यही है कि आपने जो है हमसे नक्शे पास नहीं कराए, एनओसी नहीं, और आप लाखों रुपए बटोर रहे हैं आवाम से, तो इनको कंस्ट्रक्शन जो है हम कैसे इजाज़त ही नहीं देंगे। तो ये बड़े एतराज़ात होंगे, फिर जो मुतासरीन हैं वो कोर्टों में जाएंगे या नए बेहतसाबी अदारे हैं या एंटी करप्शन, तो ये तो फिर बड़े मसाइल होंगे। इस सिलसिले में जो है एक फ़हरिस्त जारी की है 28 के 28 जो हाउसिंग स्कीम हैं। पब्लिक को भी जो है मना कर दिया गया है कि इस सिलसिले में जो है आप एहतियात करें, क्योंकि बाद में बड़े मसाइल हो सकते हैं। तो इसमें बड़ी में बड़ी जो हाउसिंग स्कीम है उसमें आइडियल है, भोपाल टाउन्स है, मारिया सिटी है, अली टाउन्स हैं। तो इसी तरह जो है ग्रीन हाउसिंग स्कीम है, फैसल गुलशन फैसल हाउसिंग स्कीम है, सर काटेजेस है, अजवा सिटी है, इसी तरह जो है मदीना सिटी है, मारिया सिटी है। तो मजमूई तौर पर जो है 28 हाउसिंग स्कीम है। इन्होंने जो बिल्डर हैं 10 से 25 लाख रुपए में फ़ी प्लाट यहाँ पर जो है फ़रोख्त हो रहा है। कमर्शियल जो है 60 से 80 लाख रुपए में जो है ये कमर्शियल प्लाट 200 से 400 गज़ का जो है उनको फ़रोख्त किया जा रहा है। तो बड़े पैमाने पर इन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से इन जो 28, ये एक बड़ा स्कैंडल है जिस पर इन्होंने नोटिस लिया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कि इनकी जानिब से हमसे बिल्डर्स जो हैं वो कोई भी कानूनी जो होते हैं वो गुर्जें जो है पूरी इन्होंने नहीं की हैं। इस पर जो है हमें एतराज़ है और पब्लिक को इन्होंने मना कर दिया है। जी फैसल। अच्छा वहीद राजपुर, ये बताइएगा कि जब करोड़ों अरबों रुपए की जमीनें फरोख्त हो चुकी, आवाम से वसूलियां कर चुके हाउसिंग सोसाइटीज के मालकान, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की आंख इतनी देर से क्यों खुली कि उन्हें अब याद आया कि उनसे एनओसी नहीं हासिल किया गया और नक्शे भी मंजूर नहीं करवाए गए? ये कुछ छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी नहीं थी जो उनकी नज़र से सामने नहीं आ सकी,
अब जिन लोगों ने पैसे जमा करवा दिए उनका पुरसान हाल कौन होगा? और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो शुरू में जिन अफसरान की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने इन ऐसी हाउसिंग स्कीम्स को प्लॉट फरोख्त करने से रोकना था, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की गई है, कोई इंक्वायरी की गई है? भट्टी साहब, ये देखें ना, कराची में जो भी बड़े बड़े जो इमारतें बनी हुई हैं या प्लाजा बने हुए हैं, उसमें तो वायलेशन हुई है। इनके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान हैं वो खुद मुलविस हैं। नैब जो तहकीकात करा है, 80 अरब रुपए से ज़ायद की जो वो करप्शन हुई है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, वो स्कैंडल भी इसी तरह का ही बना हुआ है, वायलेशन हुई है, इन्हीं के लोग ही मुलविस हैं। एंटी करप्शन का भी हमने जो है इसी प्रोग्राम में 50 अरब रुपए से ज़ायद का जो स्कैंडल था वो भी बेनकाब किया था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। तो 130 अरब रुपए की तो ये दस्तावेज़ात में जो इनकी करप्शन जो है सामने आई है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की। तो 28 की 28 स्कूमें जो हैं उनमें ये इनके अपने ही अफराद अफसरान जो है मुलाजमीन मुलविस हैं। तो जब ये बन रही थी तो इनको रोकना, इश्तिहार देना इनके खिलाफ इन्हीं का ही काम था, कार्रवाई करना इन्हीं का ही काम था, रेवेन्यू का काम था, पुलिस का काम था, डिप्टी कमिश्नर का काम था, मुतल्लिका जो डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर है। लेकिन हुकूमती जो इदारे थे उस वक्त खामोश रहे, क्योंकि उनको जो रिश्वत थी वो मिल रही थी। इसी वजह से अभी जो एक मुल्क गिर जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, तो इस सिलसिले में इनको जो है अभी प्रेशर है कि जो ये हाउसिंग स्कीमें इलीगल बन रही हैं, इनको जो है लैंड ग्रेबर भी करार दिया गया है बिल्डर्स को कि ये इलीगल हैं और लैंड ग्रेबर हैं। तो इसको सामने रखते हुए ही जो है ये इन्होंने फहरस्त जारी की है, पब्लिक को भी जो है आगाह किया है कि जैसे हमारे कांधों से ये मलबा हट जाए, जो एक तो इसी सिलसिले में जो है ये इश्तिहार दिया गया है। लेकिन वहीद राजपर, जिन पब्लिक पैसे जमा करवा चुकी है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, उसका कोई मैकेनिज्म वजह किया है कि उन लोगों के पैसे कैसे सिक्योर किए जा सकेंगे? क्या ऐसे हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान से रकम वापस दिलवाई जाएगी या इनको रेगुलराइज करके लोगों के पैसों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा? भट्टी साहब, इन्होंने तो कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो है वो तैयार नहीं किया है कि पब्लिक का क्या होगा। तो ये भी देखें ना, अभी एक कराची की एक बड़ी हाउसिंग स्कीम बन रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जानब से हुक्म दिया गया, मना किया गया है। एक ताज़ा आर्डर आया था कि कराची की सुपर हाईवे पर बड़ी एक प्रोजेक्ट बिल्डर का बन रहा है, तो उसने कहा है कि किस्तें ना दी जाएं, तो पब्लिक को मना किया गया था। अभी जैसे दूसरे चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, तो नैब ने उनको रिकवरी भी करवा के दी है, लेकिन इसने कोई भी सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी की जानब से कोई भी पर लेकिन बड़ी देर से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की आंख खुली है। 28 हाउसिंग स्कीम्स हैं और फिर सवाल वही कि वो अवाम जो अपना घर बनाने की ख्वाहिश में यहाँ पे पैसा लगा चुके हैं, उनका पुरसान हाल कौन होगा? रोज़नामा 92 न्यूज़ के फ्रंट पेज पे खबर है, हाउसिंग फाउंडेशन में 120 मनपसंद और 30 गोश्त मुलाजमीन भर्ती हैं। सैयद नवीद जमाल साहब की खबर है। नवीद जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। नवीद जमाल साहब, डिटेल भी इसकी दीजिएगा, लेकिन ये जो 120 के करीब लोग हैं, ये किस दौर में भर्ती हुए और वो कौन से कवानीन हैं जिनकी खिलाफ वर्जी की गई, वो कौन से ज़ाब्ते हैं जिनके खिलाफ जाके लोगों को भर्ती किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी मैं डिटेल बताना चाहूँगा कि वजारत हाउसिंग का ये ज़ैली इदारा फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग फाउंडेशन, ये जो है ना 1984 में कंपनी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से कंपनी एक्ट के तहत जो है ना ये रजिस्टर्ड हुआ है और इसके मैंडेट में वफाकी सरकारी मुलाजमीन को प्लाट क्रिएट करके देना है। ठीक है, अब जो हमने ख़बर दी है इसका आपको बताता चलूँ कि हमने 4-5 महीने पहले भी इसका पॉइंट आउट किया था कि माजी में मुस्लिम लीग नून और उससे पहले पीपल पार्टी के दौर में इस इदारे में डेली वेजेस पर भर्तियाँ की गई हैं और पीपल पार्टी के दौर में फैसल सालियात साहब और मुस्लिम लीग नून के दौर में अकरम दुरानी साहब के दौर की वज़ारत के दौरान जो है ना इसमें कोई 130 से ज़ायद जो है ना डेली वेजेस पर भर्तियाँ की गई हैं। ठीक है, अब जिस तरह आपने पूछा है कि जी क़वायद ज़ाबित को क्या उन्होंने मद्देनज़र रखा है, तो डेली वेजेस के हवाले से जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो भी इदारा अगर कोई एम्प्लॉइज़ को भर्ती डेली वेजेस में भर्ती करना चाहता है या कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती करना चाहता है, तो वो अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए वो फिनांस मिनिस्ट्री से फिर वो रिक्वेस्ट करता है कि जी हमारे पास ये बजट है और हमारे ये प्रोजेक्ट के लिए हमें इतने बंदे भर्ती करने हैं। लेकिन इसके बरक्स हाउसिंग फाउंडेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। हाउसिंग फाउंडेशन में मिनिस्टर जो भी माजी में आए हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के दौर में,
उन्होंने सिर्फ अपने मनपसंद अफराद को डेली वेजेस पर भर्ती किया, और जिसमें 130 से ज़ायद उनकी फिगर है। और अभी लास्ट में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब ख़त्म हो रही थी तो इस दौरान वफाकी मिनिस्ट्री की तरफ से और वफाकी मिनिस्ट्री की तरफ से इन पर प्रेशर डाला गया कि जी इन मुलाजमीन को आप रेगुलर करें। तो हाउसिंग फाउंडेशन चूँकि आज खुद इन मुलाजमीन को रेगुलर नहीं कर सकता, और उन्होंने ये एजेंडा जो ना अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी में पेश किया। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में जब ये पेश करने जा रहे थे तो उस वक्त हमने इसको पॉइंट आउट किया था उस पेपर। उस वक्त के जो अभी मौजूद हैं वफाकी सेक्रेटरी हाउसिंग डॉक्टर इमरान ज़ेब, उन्होंने हमारी खबर पे एक्शन लेते हुए जब एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि जी कि इसको हम किस तरीके से लीगल मुस्तकिल कर सकते हैं। तो वो जो मोस्टली जो मेंबर्स थे जो मुख्तलिफ वजारतों के, वजारत कानून और इसमें वजारत दाखिला भी है, CDA के चेयरमैन भी मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा कि जी इसके पहले आप चेक किया जाए कि क्या जब इनकी भर्तियां हुई थी तो उस वक्त कानून को मद्देनज़र रखा गया है, क्या बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे कोई एडवर्टाइजिंग की गई है, इंटरव्यूज़ हुए हैं। तो उसके लिए उस सिलसिले में उन्होंने फिर एक वजारत हाउसिंग के सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी के मातहत एक कमेटी कायम की गई, और उस कमेटी ने जब अपनी फाइंडिंग पेश की तो उन्होंने कहा कि जी ये इन चीज़ों को कवानीन को मद्देनज़र नहीं रखा गया। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट अगस्त में नवंबर में जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसमें भी कमेटी ने जो है ना वो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान ने जैली कमेटी जो बनाई गई थी तहकीकाती, उनकी सिफारिशात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये मामला जो है ना वजारत कानून को रेफ़र किया है कि ताकि वजारत कानून से हाउसिंग फाउंडेशन मुशावरत के बाद इसके जो फाइनल फैसला करे। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये चूँकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो ख़त्म हो गई, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, तो अभी भी इस पे वर्किंग हाउसिंग फाउंडेशन शुरू कर दी है। और जो अभी जो वर्किंग हम देखते हैं कि कमेटी बन रही है, वर्किंग हो रही है, वजारत कानून को मामला भिजवाया गया, लेकिन कोई कंक्रीट एक्शन लेने को तैयार नहीं है। अगर घोस्ट मुलाजमीन है या खिलाफ कानून तकर्रीर की गई है तो मामला नैब या FI को जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप उनको कमेटीज बनाकर रेगुलराइज करने की कोशिश करें। और क्या वजारत कानून की जानिब से इस मामले के ऊपर कोई लीगल ओपिनियन अब तक मसूल हुई है या नहीं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अभी वजारत कानून से अभी मुशावरत तो हो रही है, दूसरी तरफ जो ना हाउसिंग फाउंडेशन के जो अफसरान हैं जैसे मुख्तलिफ इनके डिपार्टमेंट है फाइनेंस का, वो उनने इस पर एक्शन शुरू कर दिया। और इसी दौरान जो ना तहकीकात के दौरान ही इनको पता चला है कि जी पिछले 7-8 साल से घोस्ट मुलाजमीन जो अपने घरों में बैठ के सैलरी लेते रहे उनका इंकशाफ हुआ और उनकी वर्किंग उन्होंने शुरू कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये जो 120 से ज़्यादा जो डेली वेजेस जो मुलाजमीन भर्ती हुए हैं उस पर भी वर्किंग शुरू कर दी है। दूसरे जो आपने बात की है ना, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पर तो क्योंकि कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी अभी मौजूद नहीं है, लेकिन सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। फिर जिस तरह हमारी न्यूज़ में खबर आई वफाकी सेक्रेटरी ने इस पर एक्शन लिया, तो इस पे जो ना वो नैब और FIO को एक्शन लेना चाहिए था और लेना चाहिए। और मुझे अंदाजा है कि नेक्स्ट जो है ना वो नैब और ये FIO इस पे एक्शन लेगी और इनसे ये रिकवर करेगी जो 5 करोड़ से ज़ायद का तवक्को रखते हैं। नवीद जमाल साहब तवक्को करते हैं कि नैब और FIO इस मामले पे एक्शन लेकर इनकी तहकीकात की जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया इकराम होता आपका, फरीद आलम, वहीद राजपर, मोहम्मद आसिफ, सैयद नवीद जमाल, सोहेल इकबाल भट्टी साहब, आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।